हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडेफिनिट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ा था। जैसा कि हम लोगों ने ग्रामर में जिस सीक्वेंस में पढ़ा है उसमें सबसे पहले इंडेफिनिट आता है, फिर कॉन्टिन्यूअस आता है, फिर परफेक्ट आता है, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। लेकिन हमने स्टार्टिंग जो है वो कॉन्टिन्यूअस से की थी, फिर परफेक्ट पढ़ाया, उसके बाद में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया, फिर लास्ट में हम इंडेफिनिट लेके आए हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह यह है कि तीन टेंस तो बहुत सरल होते हैं, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए स्टार्टिंग हमेशा इजी से करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे हमको इतनी चीज़ें आ जाती हैं कि डिफिकल्ट चीज़ भी हमें आराम से आ जाती है। तो अब इंडेफिनिट की बात करें तो तीन इंडेफिनिट की हम लोग बात करते हैं। एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसकी आखिरी की मात्रा होती है ता है, ते है, ते है, ता हूँ, हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगती है। और पास्ट इंडेफिनिट की हम लोग बात करें तो इसकी पहचान होती है आ, ई, ए या ता, था, ती, थी, ते, थे। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन केवल अफर्मेटिव में। लेकिन अगर नेगेटिव आ जाए या इंट्रोगेटिव फर्स्ट आ जाए, इंट्रोगेटिव सेकंड आ जाए, तो उसमें हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, आखिरी की मात्रा गा, गी, गे और हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए जो कठिन बात है जिसको हमको सोच के चलना है वो ये है, इसको दिमाग में गीठा बांध के रख भी लेना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें कभी हेल्पिंग वर्ब उसमें कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। बस ये समझने वाली बात है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं लगती है। बोलेंगे मैं पढ़ता हूं तो आई रीड होगा, ना कि आई डू रीड। मैंने पढ़ा तो आई रेड होगा, ना कि आई डिड रेड। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। सबसे पहला नियम हमको इसको समझना है, बाकी नियम तो हमको अपने आप समझ में आ जाएंगे। भाई कुछ चीज कॉमन होती है कि फ्यूचर में जैसे हम लोग ने देखा है विल लगेगा या शैल लगेगा। मैं पढ़ूंगा आई शैल रीड, वो पढ़ेगा ही विल रीड, हम पढ़ेंगे वी शैल रीड, राम पढ़ेगा राम विल रीड, सीता पढ़ेगी सीता विल रीड। तो कहने का मतलब ये है कि वो इजी है, उनका निगेटिव बनाएंगे तो भी कोई डिफिकल्टी नहीं आएगा। मैं नहीं पढ़ूंगा आई शैल नॉट रीड, क्या मैं पढ़ूंगा शैल आई रीड, मैं क्यों पढ़ूंगा वाई शैल आई रीड, कॉमन है। लेकिन जो समझने वाले होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट होते हैं। और दूसरी चीज कि अफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट का जो होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और उसके बाद जितनी भी उसकी चेंजिंग होती है, नेगेटिव में हो जाए, इंट्रोगेटिव फर्स्ट में हो जाए, इंट्रोगेटिव सेकंड में हो जाए, वो किसी में भी चेंज हो जाए, हम तो अपने नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि उसमें डिड आ गया ना, यही हमारा नियम है। नियम तो हमें यही बताता ही है कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना देनी है। अब अफर्मेटिव की बात अगर हम लोग करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। अब अगर हम बोलते हैं कि वह बाजार जाता है, अगर सेंटेंस हमारा है कि वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, अगर वह बाजार जाता है तो पहले हम तो ये पहचानेंगे कि ये क्या है। भाई आखिरी की मात्रा है ता है, हमको पता चल गया ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक। अब ये सेंटेंस अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट है कि इंट्रोगेटिव सेकंड है, तो इसकी बहुत सिंपल सी पहचान है। अगर सेंटेंस के स्टार्ट या बीच में नहीं, क्या, क्यों, कैसे, कब, कौन, कहां, किसने, किसको, किससे, किससे, किसे, कितने नहीं आता है, ना वो नेगेटिव दिखता है ना वो इंट्रोगेटिव दिखता है। इंट्रोगेटिव की तो पहचान है कि वो क्वेश्चन पूछता है, कहीं ना कहीं आपको रिप्लाई करना होता है, या तो हाँ या नहीं में करो, या तो उसका पूरा एक्सप्लेन करके दो। तो ये दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। निगेटिव हम जानते हैं वो निगेटिविटी बता रहा है, नहीं की बात कर रहा है, तो वहां पर हम लोग नोट लगा देते हैं। तो इस सेंटेंस में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा ना, तो ये हमारा अफर्मेटिव है।
अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो तरह से बनते हैं। कितनी तरह से? एक अफर्मेटिव सिंगुलर होता है, एक अफर्मेटिव प्लूरल होता है। सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होता है? ही, शी, इट या एक नाम। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? आई, वी, यू, दे या दो नाम। ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो दो तरह से बनता है। एक सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वर्ब में एस या ईएस लगाना कंपल्सरी हो जाता है। उसी तरह से प्लूरल में क्या होता है कि कोई एस या ईएस नहीं होता है। अब चूंकि हम लोग नाउन को पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे कि होता है BOY बॉय, बॉय माने होता है लड़का, और उसी जगह पे आ जाए BOYS बॉयज, बॉयज माने होता है लड़के। तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। लेकिन वर्ब में ऐसा नहीं होता है। अगर हमारा दिया हुआ है यहाँ पे गो और यहाँ पे दिया गया है गोज, तो अब अपोजिट है, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। नाउन में हमने क्या पाया? एस या एस नहीं लगा होता है तो वो सिंगुलर होता है, लेकिन एस या एस लग जाता है तो वो प्लूरल हो जाता है। वर्ब में इसके अपोजिट काम होता है। वर्ब में क्या होता है कि जब एस या एस नहीं लगा होता है तो वो प्लूरल होता है, और अगर एस या एस लग जाता है तो फिर वो सिंगुलर बन जाता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये होती है कि हमको अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ध्यान देना है कि वो अफर्मेटिव सिंगुलर का है कि अफर्मेटिव प्लूरल का है। अगर हमारा सेंटेंस है कि वह बाजार जाता है, तो वह किस में आता है? सिंगुलर में आता है कि प्लूरल में आता है? उसको हम यहाँ पर देखेंगे। वह यानी कि ही, तो वह बाजार जाता है यानी कि ही बाजार जाता है, तो ही के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे? गोज। क्योंकि हम लोगों को क्या करना होता है? वर्ब को सब्जेक्ट के साथ संतुष्ट रखना होता है। वर्ब अगर अपने सब्जेक्ट के साथ संतुष्ट होगा बस तो ही सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। अगर वो संतुष्ट ही नहीं है तो कहां से सेंटेंस बन जाएगा? ही को मार्केट अजीब नहीं लग रहा है हमको सेंटेंस में कि अजीब बोल रहे हैं, संतुष्टि ही नहीं है, ना सब्जेक्ट संतुष्ट है ना वर्ब संतुष्ट है। जब दो लोग एक दूसरे के साथ खुश ना हो तो फिर वो लोग एक दूसरे के लिए बने नहीं है, वो किसी और के लिए बने, वो किसी और के लिए बने, ये किसी और के लिए बने। तो अगर ही गो हम लिखते हैं, सपोज अगर हमने लिखा कि ही गो और आई गोज, अगर हमने ये लिखा तो इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि हमने उल्टा सीधा कर दिया है। भाई इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन है और इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन है, दोनों कॉम्बिनेशन अलग अलग है और अलग अलग के हिसाब से ही बात करनी होती है। जैसे हम लोग बॉलीवुड की अगर बात करें तो बॉलीवुड में हीरो जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक चॉकलेटी हीरो होता है, एक फाइटर होता है। भाई फाइटर की नीड है, अगर कहीं पर फाइटिंग करनी है तो वहां पर अगर हम चॉकलेटी हीरो को लेंगे वो सूट नहीं करेगा, मजा नहीं आएगी। भाई चॉकलेटी हीरो जो है वो केवल ठीक है, बिना किसी तरह की लड़ाई के अगर पूरी मूवी बन गई और पूरी फिनिश भी हो गई, जैसे कॉमेडी है किसी तरह की, कुछ कॉमेडियन होते हैं, कुछ सिंपल स्टोरी होती है, एक हीरो होता है एक हीरोइन होती है, बस दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। भाई ये फैक्ट है, वो बिछड़ गए हैं, मिल गए हैं, यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ में फाइटिंग होती है, विलन होता है, हीरो होता है, हीरोइन होता है, तो उसमें क्या बात होती है कि अगर हीरोइन है तो विलन जो है उसको उठा के लेके जाएगा, हीरो जाएगा, लड़ेगा, विसुम विसुम मार कूट के लेके वापस आ जाएगा। तो वहां पर क्या होता है कि अगर विलन खतरनाक दिया गया है तो वहां पर हीरो भी खतरनाक ही होना चाहिए। जैसे साउथ के पिक्चरों में हम लोग ने देखा है कि एक हीरो चाहे वो कैसी भी पर्सनैलिटी का हो भैया, वो मार मोड़ के टेढ़ा कर देता है, पता चले घूसा मार दिया तो पता चला वो एकदम गायब हो गए। कई बार तो ऐसा भी दिखाते हैं कि वो मार दिया वो आसमान में चले गए। तो कॉम्बिनेशन बहुत अहमियत रखता है, हमारे सेंटर में कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फाइटिंग मूवी है तो उसमें जो एक्टर होना चाहिए वो भी फाइटर होना चाहिए। जैसे अक्षय कुमार, ये फाइटर टाइप में शूट करते हैं अक्षय कुमार, तो इनका क्या है, इनका रोल है, ये जिस हिसाब से फाइटिंग लड़ते हैं इनके ऊपर शूट करता है। उसी जगह पर अगर हम जीवी शेरगिल की बात करें
भाई जिमी शेरगिल पे फाइटिंग अच्छी नहीं लगती, देखी नहीं हम लोग ने फाइटिंग। मोहब्बतें मूवी हम लोग ने देखी है, उसमें क्या फाइटिंग किया है, उसमें तो फाइटिंग की नीड ही नहीं दी हुई है कहीं भी। तो बात यहीं पे आती है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की संतुष्टि ये अहमियत रखती है। अगर हमने ही गो लिखा है या आई गोस लिखा है तो हमने गलत लिखा है, क्योंकि आई के साथ गो का कॉम्बिनेशन है और ही के साथ गोस का कॉम्बिनेशन है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव की हम बात करेंगे तो अफर्मेटिव दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट वाला, वह बाजार जाता है, वो बाजार जाती है, राम बाजार जाता है, तो वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट, वो बाजार जाती है, शी गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट। ऑब्वियसली हम ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन उसी जगह पर अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट, ना कि गोज, हम बाजार जाते हैं, वी गो टू मार्केट, ना कि गोज, यू गो टू मार्केट, दे गो टू मार्केट, राम एंड श्याम गो टू मार्केट। तो अब बात यहाँ पे यह आती है कि अफर्मेटिव ही दो तरह के होते हैं, बाकी नेगेटिव में वही कॉमन चीज होती है जो अभी तक हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, नॉट होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा। अगर हम लोग पास्ट इंडेफिनिट की बात करें हम लोग तो भी यही करेंगे। तो हम लोगों को समझना है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव डिफिकल्ट होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बाकी लोगों की तरह नहीं होते हैं। बाकी लोग में क्या होता है कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंडिकेटिव, इंटरोगेटिव, सेकंड कॉमन में हम सिंपल तरीके से बनाते चले जा रहे हैं, वो बनता चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें समझनी होती है, वो ये होती है कि पास्ट इंडेफिनिट में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है केवल उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और बाकी नेगेटिव आ जाए उसमें भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इंटरोगेटिव फर्स्ट आ जाए उसमें भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, इंटरोगेटिव सेकंड आ जाए उसमें भी हमारी फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर समझने लायक बात बस यही होती है, यही हमको समझना है। हमको टेंस तभी समझ में आएगा जब हम उसमें डीप पॉइंट पर जाएंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। भाई सिंपल सिंपल तो क्या है तो हमने समझ लिया है। भाई कॉन्टिन्यूअस क्या है, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, एम आई गोइंग टू मार्केट, व्हाई एम आई गोइंग टू मार्केट। परफेक्ट में हमने देखा आई हैव गॉन टू मार्केट, आई हैड गॉन टू मार्केट, उसके बाद में आई शैल हैव गॉन टू मार्केट, बस खत्म का। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अफर्मेटिव नेगेटिव से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगती ही नहीं है। बिना हेल्पिंग वर्ब के हमको सेंटेंस बनाना है, तो हमको उसकी जो भी शर्तें हैं उनको मानना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम उनको समझेंगे तभी हमारा क्लियर होगा। तो कैसे क्लियर होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो अफर्मेटिव होता है वो दो तरह का होता है, एक अफर्मेटिव सिंगुलर सब्जेक्ट वाला होता है, एक अफर्मेटिव प्लूरल सब्जेक्ट वाला होता है। अगर अफर्मेटिव सिंगुलर सब्जेक्ट वाला है तो सिंगुलर वाले में हम लोग वर्ब में एस जरूर लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और अगर वो अफर्मेटिव प्लूरल वाला है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही रखेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि अफर्मेटिव में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, बाकी सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसा कि बोला जाता है कि पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है तो केवल अफर्मेटिव में लगती है, उसके अलावा ना नेगेटिव में लगती है, ना इंटरोगेटिव फर्स्ट में लगती है, ना इंटरोगेटिव सेकंड में लगती है। अगर हम इस पे अपना सेंटेंस बनाए, जैसे कि अभी तक हम लोग ने आई वी यू दे वाला बनाया था, तो आई वी यू दे ही शी राम सीता राम एंड सीता, इस पे भी हम अपना सेंटेंस उसी तरह से बना सकते हैं कि मैं अपना काम करता हूं, तो आई डू माई वर्क, फिर हम अपना काम करते हैं, वी डू अवर वर्क, तुम अपना काम करते हो तो यू डू योर वर्क, वे अपना काम करते हैं तो दे डू देयर वर्क। अब वह अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क, वो अपना काम करती है, शी डज हर वर्क, राम अपना काम करता है, राम डज हिज वर्क, सीता अपना काम करती है, सीता डज हर वर्क, राम और सीता अपना काम करते हैं, राम एंड सीता डू देयर वर्क। अब यहाँ पर बात क्या आती है
कि वो केवल किसकी बात कर रहा है, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों की अलग अलग बात कर रहा है। सिंगुलर में हमारा जो आया है वो एस या ईएस के साथ आया है, और प्लूरल में हमारा जो आया है कोई एस या ईएस नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट पे अगर हम लोग जाएंगे, बस एक चीज और समझ लेते हैं हम लोग कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं, तो किसके साथ क्या आती है। अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, सपोज ये सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो सिंगुलर में हम लोग हेल्पिंग वर्ब डज लगाते हैं, प्लूरल में हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू लगाते हैं। बाकी सब तो हम बता ही चुके हैं। मैं अपना काम नहीं करता हूं, आई डू नॉट डू माई वर्क। देखो इस सेंटेंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आई डू नॉट डू माई वर्क या आई डू माई वर्क। हम लोग एक चीज को नोटिस कर रहे हैं कि यहां पर डू नॉट के साथ डू आया है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आई डू नॉट माई वर्क, वो गलत हो जाता है, क्योंकि ये हमारी वर्ब है और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और हमको पता है कि हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से नॉट आया है, ऑब्वियसली नेगेटिव की बात हो रही है, तो ये हमारी वर्ब वही है, जो ये है वही ये है, ये तो हमने अलग से लगाया है। अब चूंकि उसकी हेल्पिंग वर्ब भी यही होती है तो इसमें मेरी क्या गलती भाई, हमको तो वही लिखना पड़ेगा जो रूल्स के अकॉर्डिंग है। तो ये हमारी वर्ब है और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट उसके साथ लगाया गया है। तो हम क्या बनाएंगे, अगर इनका नेगेटिव बनाएंगे तो आई डू नॉट डू माई वर्क, डू आई डू माई वर्क, व्हाई डू आई डू माई वर्क, वी डू अवर वर्क, वी डू नॉट डू अवर वर्क, डू वी डू अवर वर्क, व्हाई डू वी डू अवर वर्क, यू डू योर वर्क, यू डू नॉट डू योर वर्क, डू यू डू योर वर्क, व्हाई डू यू डू योर वर्क, they do their work, they do not do their work, do they do their work, why do they do their work, he does his work, he does not do his work, does he do his work, why does he do his work, she does her work, she does not do her work, does she do her work, why does she do her work, Ram does his work, Ram does not do his work, does Ram do his work, why does Ram do his work, Sita does her work, Sita does not do her work, does Sita do her work, why does Sita do her work, Ram and Sita do their work, Ram and Sita do not do their work, why do Ram and Sita do their work। तो यहाँ पर हम लोगों ने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंडिकेटिव फर्स्ट, इंडिकेटिव सेकंड क्लियर किया। अब उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट में अगर हम लोग आते हैं तो आई डिड माई वर्क। अब चूंकि हमने आई डिड लिखा है तो उसमें हमारा समझना क्या है, आई डिड माई वर्क। तो हमारा समझने वाले जो पॉइंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो डिड दिख रहा है ना, ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये डू की सेकंड फॉर्म है। डू, डिड और डन। हम लोग जानते हैं डू माने जिसका मतलब करना होता है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग आगे बढ़े तो आई डिड माई वर्क, और अगर हम इसको निगेटिव बनाएंगे तो ये जो डिड है ये डू में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड जरूर आ जाएगी। आई डिड माई वर्क, आई डिड नॉट डू माई वर्क, डिड आई डू माई वर्क, व्हाई डिड आई डू माई वर्क। हम सहकर ये डू वर्ब लेकर चलते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन डू में ही होती है, क्योंकि डू हेल्पिंग वर्ब भी होती है, डू वर्ब भी होती है। तो अगर हम डिफिकल्ट को समझ के चलेंगे तो इजी तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे हम बोलते हैं कि आई प्ले, आई प्लेड, आई प्लेड, अगर इसमें नेगेटिव करेंगे तो आई डू नॉट प्ले या आई डू नॉट, वो सॉरी आई डिड नॉट प्ले। तो यहाँ पर बात ये होती है कि हम कठिन चीज को लेकर चलेंगे, बाकी चीज तो सरल हो ही जाएगी। तो यहाँ पर आई डिड माई वर्क, I did not do my work, did I do my work, why did I do my work, we did our work, we did not do our work, did we do our work, why did we do our work, you did your work, you did not do your work, did you do your work, why did you do your work। इस तरह से हम लोग बाकी सबको बना देंगे और बाकी फ्यूचर तो कॉमन है। I will do my work, I will not do my work,
विल आई डू माई वर्क, वाई विल आई डू माई वर्क। शैल लगाएंगे तो आई शैल डू माई वर्क, आई शैल नॉट डू माई वर्क, शैल आई डू माई वर्क, वाई शैल आई डू माई वर्क। वी पे आएंगे, वी शैल डू अवर वर्क, वी शैल नॉट डू अवर वर्क, शैल वी डू अवर वर्क, वाई शैल वी डू अवर वर्क। You will do your work, you will not do your work, will you do your work, why will you do your work। उसी तरह से बाकी चीजें भी बन जाएगी। तो फ्यूचर बहुत सरल होता है, हम लोग आसान से समझ सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट कठिन होता है, लेकिन आज हम लोगों ने उसको अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग इस पे उसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे जैसे 4 सेंटेंस वाला हम लोग अभी तक के करते चले आ रहे हैं। इस तरह से प्रैक्टिस होगा तो हमारा टेंस एक बार में हम लोग के भेजे में पहुंच जाएगा, और एक बार भेजे में पहुंच गया बस इंग्लिश क्लियर। और इंग्लिश आना जरूरी है, सबको इंग्लिश आनी चाहिए, चाहे उसका सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे वो हिंदी से पढ़ रहा है, चाहे वो इंग्लिश से पढ़ रहा है, चाहे वो तमिल, मलयालम, गुजराती, कन्नड़, जितनी भी लैंग्वेज है, वो जितने भी मातृभाषा हो किसी में भी पढ़ रहा है, लेकिन इंग्लिश आना कंपलसरी है। क्योंकि हम लोग इसको जानते हैं कि इंग्लिश क्या होता है, इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है। हम लोग पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश सुन सकते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में उनकी पर्सनल लैंग्वेज के साथ इंग्लिश जरूर जुड़ी होगी। इसलिए हमको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि हम ये समझ सकें सामने वाला क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, और सरवाइव कर लें। अगर हम ऐसी कंट्री जैसे जापान या तो फिर चाइना वगैरह, जापान या चाइना वगैरह अगर हम लोग जाते हैं सब लोग, तो भाई उनकी क्या हम समझेंगे, हमको तो भेजे ही नहीं जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो, किसी कुछ समझ में नहीं आता है। तो अगर हमें इंग्लिश तैयार है तो हम आप उनकी लैंग्वेज को समझ लेंगे, लेकिन कैसे, जब वो इंग्लिश में बोलेंगे तब समझ लेंगे, क्योंकि हमको तो इंग्लिश ही समझ में आती है, उनकी चाइनीज थोड़ी नहीं समझ आती है। हमको पूरी दुनिया की लैंग्वेज सीखने चले, एक इंग्लिश सीख लो पूरी दुनिया में घूम लोगे, और बाकी उनकी लैंग्वेज सीखने जाओगे तो मर जाओगे सीखते सीखते। इतनी एक की लैंग्वेज है, हिंदी में 22 लैंग्वेजेस हैं, अब उसके आगे बढ़ो इंग्लिश में भी बहुत सारी हैं, अब किसकी बात करें, बहुत लैंग्वेज है। इसलिए एक लैंग्वेज सीखो, इंग्लिश, पूरे वर्ल्ड में घूम सकते हो, टेंशन फ्री सर्वाइव कर सकते हो, किसी तरह की कोई डिफिकल्टी नहीं। बाकी सब सीखो, मना नहीं है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। तो आज के लिए इतना काफी है, अगली वीडियो में अगली ग्रामर के साथ हम लोग मिलेंगे, इसलिए आज के लिए इतना काफी है। गुड बाय।